बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक में एलिजिबिलिटी के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अन्य राज्यों में आज क्या क्या घटनाएं हुई और किस प्रकार से ये मामला और ज़्यादा पेचीदा होते चला जा रहा है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कई राज्यों में आज इसको लेकर के प्रमुख कुछ बातें निकल कर रही हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि छत्तीसगढ़ माननीय हाईकोर्ट में आज बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो केस दायर किया गया था उस पर सुनवाई हुई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश एमपी वर्ग 3 मामले में क्या कुछ चल रहा है शिक्षक भर्ती मामले में, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बिहार में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में हो रही शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा समाप्त हो चुकी है। इसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों का वहां पर क्या प्लान है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ पूरे देश भर के बीएड अभ्यर्थी इस मामले को हाईलाइट करने के लिए अब दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इस पर भी विशेष तौर पर चर्चा होगी। साथ ही साथ रिव्यू पिटीशन पर जो बातें चल रही हैं इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा एक और मामला निकल करके आ रहा है कि जो बीटीसी अभ्यर्थी प्रमोशन पा करके अपर प्राइमरी में चले जाते हैं उस मामले को लेकर भी कोर्ट में अभ्यर्थी याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। पूरे देश भर की नज़र माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी क्योंकि वहां पर बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो बीएड अभ्यर्थियों के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जो वहां पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, काउंसलिंग पर रोक लगा दिया था केवल बीएड अभ्यर्थियों के। डीएलएड वाली प्रक्रिया रनिंग में थी, जिसको लेकर के आज मामला लिस्ट किया गया था और मामले की सुनवाई भी हुई है, जहां पर माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस केस को सिंगल बेंच में सुनने से इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि ये जो मैटर है ये पॉलिसी से संबंधित मैटर है और ये जनरली डबल बेंच में सुना जाता है, इसलिए इसको डबल बेंच में अभ्यर्थी चैलेंज करें। तो वहां के जो बीएड कैंडिडेट हैं अब इस मामले को डबल बेंच में याचिका दायर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती चल रही थी उस समय डीएलएड वाले अभ्यर्थी इस मैटर को सिंगल बेंच में पहले चैलेंज किए थे माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में, जहां पर माननीय लखनऊ खंडपीठ सिंगल बेंच ने यह कहा था कि यह मामला चूंकि पॉलिसी से जुड़ा हुआ है इसलिए आप डबल बेंच में जाइए। यही मामला छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। तो अब डबल बेंच में जब मामला जाएगा बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा ले जाया जाएगा, तब उसके बाद चीजें और ज्यादा क्लियर आउट हो पाएंगी। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मध्य प्रदेश में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो पहले से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन थी। बावजूद इसके वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया और ये सभी बातें हो रही हैं, जिसको लेकर के अभ्यर्थी फिर से माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। 28 अगस्त 2023 को एमपी में हो रही शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से संबंधित मामले में बीएड अभ्यर्थियों को इस भर्ती से रोकने के लिए अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए, जिस पर 28 अगस्त 2023 को सुनवाई होने जा रही है। तो वो सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है एमपी के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ मामले में तो आपने देख लिया कि माननीय हाईकोर्ट ने फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसके आधार पर बीएड को अपात्र घोषित कर दिया और उनके नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दिया, उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दिया था। अब यही प्रक्रिया एमपी में होने जा रहा है, चूंकि अभी वहां पर काउंसलिंग नहीं हुई थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन एमपी में इनको नियुक्ति पत्र तक मिल चुका है। तो यहां पर देखना होगा कि 28 तारीख को जब सुनवाई होगी तो किस प्रकार से माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले को ट्रीट किया जाता है। इसके बाद से आते हैं अब बिहार में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 24-25 तारीख में बिहार की परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए हो रही शिक्षक भर्ती, प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब यहां पर बीपीएससी के द्वारा जो कहा गया था परीक्षा से पहले कि हम परीक्षा जरूर कंडक्ट कराएंगे, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र या फिर आगे के प्रोसेस में रिजल्ट जारी होगा या नहीं, इसके बारे में एनसीटी जो हमें गाइडलाइन जारी करेगा उसके अनुसार हम फैसला लेंगे। अब वहां के जो बीएड कैंडिडेट हैं इस मामले को चैलेंज करने जा रहे हैं कोर्ट में कि जब हम परीक्षा में सम्मिलित हुए तो हमारा रिजल्ट भी जारी किया जाए, और इस पूरे मामले को लेकर के। इसके अलावा अब आते हैं पूरे देश भर के मामले के संदर्भ में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि लगातार अभ्यर्थी राज्यों में और अपने जिले में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जता चुके हैं। लगातार जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे रहे हैं कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए और एक अध्यादेश लाया जाए। अब पूरे देश भर के अभ्यर्थी दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन करने पर विचार कर रहे हैं, जहां पर पूरे देश भर के अभ्यर्थी सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसके अगेंस्ट में एक अध्यादेश ला करके पूरे देश भर के बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल कर लिया जाए। इसके साथ ही साथ एक ये अफवाह फैलाई जा रही है कि चूंकि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जिसमें डीएलएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल हैं उनका प्रमोशन हो जाता है अपर प्राइमरी में, इसके बाद से अपर प्राइमरी में वैकेंसीज नहीं आती है, इसलिए अपर प्राइमरी में इनके प्रमोशन को रोकने के लिए एक याचिका दायर की जाए। देखिए यहाँ पर बहुत कुछ भ्रामक चीज़ें आपको बताई जा रही हैं सोशल मीडिया साइट्स पर, जिसका सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, किसी भी विभाग में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर प्रमोशन होते ही होते हैं, क्योंकि जो भी
सर्विस रूल होता है, सर्विस रूल जो नियमावली होती है उसमें मेंशन किया गया रहता है कि साल में या फिर 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में ये अभ्यर्थी प्रमोशन पाने के लिए हकदार हो ही जाएगा और वो प्रमोशन पाने के लिए हकदार होता ही है। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में भी होता है, लेकिन ये प्रमोशन आंख बंद करके सबको नहीं दे दिया जाता है। इस प्रकार से सोशल मीडिया साइट पर खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि प्राइमरी से अपर प्राइमरी में सबका प्रमोशन हो जाता है। नहीं, उसके लिए एनसीटी गाइडलाइन जारी किया हुआ है और उस गाइडलाइन के अंतर्गत जो आएगा वही प्रमोशन पाने के लिए हकदार होता है। जैसे प्राइमरी में मान लीजिए 100 टीचर हैं तो मुश्किल से 2 से 3 टीचर ही प्रमोशन पाने के लिए हकदार होते हैं। अगर आप पूरी नियमावली को पढ़ेंगे तभी ये सभी चीजें क्लियर होंगी, अन्यथा सोशल मीडिया साइट्स पर आप इसी प्रकार से भ्रमित होते रहेंगे। जैसे कि प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोशन पाने के लिए सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख जो वहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि अभ्यर्थी का ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड होना चाहिए। बहुत से राज्य इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड कराते हैं, जैसे बिहार देख लीजिए, तो वहाँ के अभ्यर्थी प्रमोशन पाने के लिए हकदार नहीं है एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। और अगर वहाँ पर भी प्रमोशन हो रहा है तब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, निश्चित तौर पर आपकी जीत मिलेगी जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं। लेकिन मामला उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होता है, तो यहाँ पर यह मामला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो प्रमोशन हो रहा है वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही हो रहा है। आप एनसीटी का गाइडलाइन देखेंगे 23 अगस्त 2010 वाला, उसमें अपर प्राइमरी के लिए जो एलिजिबिलिटी मेंशन किया गया है उसमें ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड मेंशन किया गया है, ना कि इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड। तो इंटरमीडिएट में एडमिशन माफ कीजिएगा, डीएलएड में एडमिशन इंटरमीडिएट के बेस पर तो हो सकता है, लेकिन प्रमोशन इंटरमीडिएट के बेस पर नहीं होगा। प्रमोशन पाने के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होना चाहिए, तभी आप प्रमोशन पाने के लिए हकदार होते हैं। तो पहला तो यहीं से अभ्यर्थी छट जाते हैं। दूसरा, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक स्पष्ट वर्डिक्ट है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो अभ्यर्थी प्रमोशन पाएगा वो तभी प्रमोशन पाने के लिए हकदार होगा जब वो अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई होगा। बहुत से अभ्यर्थी टेट ना क्वालिफाई होने के कंडीशन में बाहर हो जाते हैं। तीसरा, जिस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज है, जैसे आप प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो प्राइमरी का जो सहायक अध्यापक होता है वो सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेज में जाते हैं, जैसे 6 से 8 में, तो उसे विषय शिक्षक के तौर पर जाना जाता है। वहां पर पर्टिकुलर किसी एक विषय का शिक्षक होता है। जैसे कि आप आरटी एक्ट भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी मेंशन किया गया है कि 6 से 8 में किन किन विषयों के बारे में चर्चा की गई है। तो वहां पर देखेंगे आप गणित विषय, विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वहां पर वैकेंसी आती है। उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए आपका पर्टिकुलर ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप डीएलएड किए हुए हैं और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं है तो आप प्रमोशन पाने के लिए हकदार नहीं होते हैं। तो जो बातें सोशल मीडिया साइट पर वायरल की जा रही हैं कि सभी अभ्यर्थी प्रमोशन पाकर के अपर प्राइमरी की सीटों को भर देते हैं, वो बिल्कुल निराधार है। प्रमोशन वही पाता है जो कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार अपने आप को प्रूव करता है, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सभी मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है वही प्रमोशन पाता है। पूरे अभ्यर्थी प्रमोशन नहीं पाते हैं। तो यहां पर अगर आप उत्तर प्रदेश का अध्यापक सेवा नियमावली 1981 देखेंगे, क्योंकि 1981 जो है वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी में भर्तियों के बारे में बात करता है, तो उस नियमावली में साफ शब्दों में मेंशन ये किया गया है कि प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोशन से सीटें भरी जाएंगी और अगर प्रमोशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होंगे तब हम वैकेंसीज निकाल करके इन पदों को भरेंगे। उत्तर प्रदेश में जो पिछली वैकेंसी आई थी अपर प्राइमरी में वो 2013 में आई थी। 29,334 पदों के सापेक्ष गणित और विज्ञान विषय के लिए भर्ती थी, जिसमें बीएससी मांगा गया था मिनिमम एलिजिबिलिटी के तौर पर। तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर उस समय गणित और विज्ञान के मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखने वाले टीचर नहीं मिल रहे थे प्राइमरी में, इस वजह से वो वैकेंसी निकाली गई थी। तो किसी भी अगर आप विभाग में देखेंगे, एसएससी देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, तो वहां पर प्रमोशन होते ही होते हैं। तो आप यहां पर भी प्रमोशन नहीं रोक पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रमोशन जो है वो उनको मिनिमम एलिजिबिलिटी रखने के बाद दिया जाता है, ना कि बिना रखे नहीं दिया जाता है। और एक सोशल मीडिया साइट्स पर मैंने ये भी देखा था कि कुछ लोग ये वायरल कर रहे हैं कि इनका प्राइमरी में जो डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, इनका जो पेडागोजी होता है वो अपर प्राइमरी के लिए नहीं होता है, तो फिर ये अपर प्राइमरी में कैसे प्रमोशन पा रहे हैं? आपने नियमावली देखी ही नहीं है। मैं दावे से कहता हूं अगर कोई अभ्यर्थी इस नियमावली को देखेगा तो इस प्रकार की बातें, भ्रामक खबरें सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल करेगा ही नहीं। आप उत्तर प्रदेश का ही केवल उदाहरण ले लीजिए, या फिर जहां पर भी ग्रेजुएशन के बेस पर डीएलएड में एडमिशन होता है वहां का आप उदाहरण ले लीजिए। जो नियमावली है, एससीईआरटी का जो नियमावली है वो ये कहता है कि बच्चे 4 सेमेस्टर जो होते हैं डीएलएड में, उसमें पहला जो 3 सेमेस्टर बच्चा पढ़ता है वो प्राइमरी के लिए पढ़ता है, और चौथा सेमेस्टर पूरा डेडिकेटेड है 6 मंथ, पूरा 6 मंथ डेडिकेटेड है अपर प्राइमरी के लिए। उसको अपर प्राइमरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अपर प्राइमरी 6 से 8 वाले विद्यालय में उसकी ट्रेनिंग लगाई जाती है बाकायदा 1 मंथ के लिए। तो पूरा 1 सेमेस्टर उसका डेडिकेटेड है
अपर प्राइमरी के लिए, और वो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो एनसीटी ने तय किया है वो उसी के अनुसार उसका ट्रेनिंग हो रहा है, और इसीलिए वो प्रमोशन पाने के लिए हकदार है। आप देखेंगे इंटरमीडिएट वाले अभ्यर्थियों का क्यों नहीं प्रमोशन होता है, इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उनका ट्रेनिंग उसके लिए नहीं हुआ है, उनका ट्रेनिंग सिर्फ प्राइमरी के लिए हुआ है। लेकिन जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड वाले अभ्यर्थी होते हैं उनका ट्रेनिंग जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए हुआ है। अगर आपने वो नियमावली नहीं पढ़ी है और डिटेल में जानना चाहते हैं कि आखिर नियमावली में है क्या जिसकी वजह से अभ्यर्थियों का प्रमोशन होता है, तो इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के समाप्त होती है आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है वो सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा जरूर इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। जो भी सोशल मीडिया साइट्स पर ये ऑनलाइन टीचर के माध्यम से ये बातें बताई जा रही है वो बिल्कुल निराधार हैं, उनके द्वारा नियमावली पढ़ा ही नहीं गया है। अगर वो नियमावली पढ़ेंगे तो उनको साफ शब्दों में स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों आखिर इनका प्रमोशन होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।